अस्सलाम वालेकुम साथियों, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी उर्दू के सिलेबस में तनकीद और तहकीक से मुताल्लिक जो भी नाकद और मुहक्किक हैं, उस सिलसिले में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको सिलेबस दिखाने के लिए सोच रहा हूँ कि दिखा दूँ आपको। अब वैसे आप देखे होंगे, जानते होंगे। ये देखिए यहाँ पे उर्दू तहकीक व तनकीद। इसमें आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, शिबली, नेमानी, इमदाद, इमाम असर, हाफिज़ महमूद शेरानी और इसके अलावा मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली खां अरशी, मसूद हुसैन रिजवी, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन, मसीहुज़्ज़मा, शमशुर रहमान फ़ारूकी, ये सब हैं। गोपी चंद नारंग भी हैं। तो 4-5 मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको फिर 4-5 बताऊँगा। क्लास लंबी हो जाए चलेगा, लेकिन 4-5 मैं आपको आज बताऊँगा। तो उसी सिलसिले में मैं आपको एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर और गोपी चंद नारंग, महमूद शमशुर रहमान फ़ारूकी, 4-5 मैं आपको बताऊंगा। तो बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से क्लास देखिएगा। कापी और कलम लेके बैठ जाइए साथियों। शुरू करने जा रहा हूं मैं। क्लास लंबी हो जाए चल जाएगा, लेकिन आप पढ़िए पूरा। सिलेबस आपको ख़त्म करना है, आपको एग्ज़ाम देना है। और केवल जीआईसी ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी या इसके अलावा एलटी ग्रेड। इसके अलावा आज कमेंट आया था मेरे पास, 2 या 3 शायद कमेंट आए थे। उसमें नाम मैं भूला हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने जो है एमए का सिलेबस हमें दिया है, तो उसके हिसाब से भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ताकि एमए वालों को भी फ़ायदा हो, बाकी और जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि एमए का सिलेबस जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं है, इससे छोटा है, जीआईसी के सिलेबस से छोटा है। तो वो भी मैं पढ़ाता रहूँगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आइए देखते हैं, जो भी मुहक्किक हैं, जो भी नाकद हैं, उनमें से 4-5 मैं आपको आज बताऊँगा। जैसे शमशुर रहमान फ़ारूकी हो गए, एहतशाम हुसैन हो गए, आला अहमद सुरूर हो गए, ऐसे करके मैं आज 4-5 बताऊँगा। तो चलते हैं फिर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एहतशाम हुसैन के तनकीदी नज़रियात। देखते हैं, पहला पॉइंट है, कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। बहुत ही आराम से आज हम पढ़ाएंगे। टाइम ही टाइम है, आज छुट्टी थी, कहीं जाना भी नहीं था मुझे, इसीलिए जुमा के बाद हमने शुरू किया। देखिए, पहला पॉइंट है, एहतशाम हुसैन के नज़दीक एक नक्काद के लिए लाजिम है, मतलब ज़रूरी है कि इसमें समाजी शऊर के साथ साथ जमालियाती एहसास भी हो। एहतशाम हुसैन के तनकीदी नज़रियात आप देख रहे हैं। तो मेरी आवाज़ मैं कोशिश करता हूं साथियों, दोस्तों, कि आप लोगों तक साफ पहुंचे। तो पहला पॉइंट है, फिर से पढ़ते हैं। एहतशाम हुसैन के नज़दीक एक नक्काद के लिए लाजिम है कि इसमें समाजी शऊर के साथ साथ जमालियाती एहसास भी हो। वहीं पर अगला पॉइंट है, बकौल एहतशाम हुसैन मवाद और हैयत में जो ताल्लुक़ है, उसकी आमेजिश से अदब बनता है। अदब बनता है। ये अदब इसके साथ में जुड़ा है और ये अदब इधर जुड़ा हुआ है। इसको हम फिर से पढ़ेंगे कि बकौल एहतशाम हुसैन के कौल से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि मवाद और हैयत में जो ताल्लुक़ है, उसकी आमेजिश से अदब बनता है। अदब बनता है। और सारी दुनिया के तख्लीकी अदब की ये खुसूसियत है। सारी दुनिया के तख्लीकी अदब की ये खुसूसियत है कि इसमें मवाद और हैयत का वो साहराना इम्तिजाज़ है जो तारीख़ी सच्चाइयों में
حسن اور زندگی پیدا کرتا ہے، تاریخی سچائیوں میں حسن اور زندگی پیدا کرتا ہے۔ یہ احتشام حسین کی قول کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہے نقاد کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تنقیدی نظریات دیکھ رہے ہیں احتشام حسین کے، انہوں نے اپنے حساب سے کیا کہا ہے ایک تنقید کے بارے میں، ان کا نظریہ کیا ہے، ہم لوگ وہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نقاد کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہے اقبال صرف آزادی کے مخفر اور فلسفی ہی کی حیثیت سے نہیں، اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقبال صرف آزادی کے مخفر اور فلسفی ہی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک ایسے خود وخال کے حیثیت سے بھی زندہ رہیں گے جو غیر معمولی لطافت و حسن اور طاقت سے بھرے ہوئے گیت گاتا ہے۔ اقبال کو بھی انہوں نے اپنے قول میں سمیٹ لیا ہے، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کہہ دی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ پھر ہے کہ تنقید نگاری سے میرا مقصد، یہ احتشام حسین کی باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنا ہے۔ اعلی احمد شرور کے جو بھی نظریات ہیں تنقید کے معاملے میں وہ پیش کر رہے ہیں، اور ان کو آپ پڑھیے، جہاں بھی آپ کو ضروری لگے وہ آپ نوٹ کرتے چلیے۔ پھر سے ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنا ہے۔ پھر کہتے ہیں بقول احتشام حسین، نقاد صرف حیت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو نقاد ہے وہ صرف حیت اور صورت کے حسین لباس سے آسودہ نہیں ہو سکتا، مواد اور مضمون کے صحت بخش عناصر کا تجزیہ بھی اس کے فرائض میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہیں اور کہتے ہیں کہ بقول احتشام حسین کہتے ہیں طرز اظہار اور قدرت بیان کو فن کی تکمیل میں یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہر عہد میں اس کا تعلق اس مواد سے رہتا ہے جس کے لیے طرز اظہار اختیار کیا جاتا ہے۔ سمجھتے چلیے، کہتے ہیں کہ طرز اظہار اور قدرت بیان کو فن کی تکمیل میں یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہر عہد میں اس کا تعلق اس مواد سے رہتا ہے جس کے لیے طرز اظہار اختیار کیا جاتا ہے۔ تو احتشام حسین کی جو بھی کمٹمنٹ ہیں تنقید کے بارے میں، ان سبھی چیزوں سے آپ روبرو ہوئیے، اور جہاں بھی آپ کو ضروری لگے وہ آپ نوٹ کرتے چلیے۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، پورا پڑھاؤں گا، کہیں سے بھی کویشچن بنایا جا سکتا ہے، کہیں سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے سوال، اس لیے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے کتنی باتیں کہیں اور کیا کیا کہیں۔ آپ کا سلیبس GIC کا ہے، کہیں سے بھی کویشچن اٹھایا جا سکتا ہے، UPPSC کرواتی ہے اس ایگزام کو، کہیں سے بھی کویشچن اٹھا سکتی ہے۔ حقیقت، پھر کہتے ہیں حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ، سماجی اور معاشی رجحانات، مطلب یہ رجحانات ہیں، سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور زہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ پھر سے اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ، سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد
اور زہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے بقول احتشام حسین، تخلیقی عمل کے سماجی ہونے کی کسوٹی۔ پھر سے دیکھیے کہ تخلیقی عمل کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچنے، محنت کش اپنی محنت کا پھل کھائے اور آزادی کی جد و جہد میں اسے مدد ملے۔ کہتے ہیں کہ جو تخلیقی عمل ہے، تخلیقی عمل کے سماجی ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اس سے سماج کو فائدہ پہنچے۔ جب سماج کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچے گا تو کیا مطلب ہے تخلیق کرنے کا کسی چیز کا؟ ٹھیک ہے، محنت کش اپنی محنت کا پھل کھائے اور آزادی کی جد و جہد میں اسے مدد ملے۔ پھر اگلا پوائنٹ کہتے ہیں احتشام حسین کے نزدیک جو نکات صرف جمالیات پر نظر رکھتے ہیں اور سماجیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ پورے طور پر تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بھائی سماج کے بارے میں اگر دھیان نہیں ہے آپ کو، صرف جمالیات کی باتیں ہی کرتے ہیں تو آپ کیسے تنقید نگار ہیں؟ یہی کہتے ہیں احتشام حسین، ان کے نظریے سے ہے کہ جو نکات صرف جمالیات پر نظر رکھتے ہیں اور سماجیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ پورے طور پر تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ احتشام حسین کے مطابق سائنٹیفک نقطۂ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سائنٹیفک نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو جو ادب کو زندگی کے معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے، مطلب پوری طریقے سے دیکھتا ہے سائنٹیفک نقطۂ نظر سے، یہ ایک ہم غیر نقطۂ نظر ہے اور ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ سائنٹیفک نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ایسا ایک نقاد کو ہونا چاہیے۔ مطلب احتشام حسین نے اپنے نظریے سے احتشام حسین کے نظریے سے تنقید کو انہوں نے جو بھی سمجھا ہے وہ اپنے شبدوں میں، اپنے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو میں آپ کو پڑھا اس لیے رہا ہوں کہ ہر پوائنٹ آپ کو ایک بار تو نظر سے ضرور ہی گزرے گا، اور جب نظر سے گزرے گا تو آپ اتنے بڑے بھی ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں لکھنی ہوگی۔ ویسے کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، جیسے کہ احتشام حسین کے جو ہے جو یہ پہلا والا قول ہے، میں بھی آپ کو جہاں جہاں امپورٹنٹ لگے گا میں بتاتا رہوں گا۔ پہلا والا قول ہے کہ مواد اور حیت میں جو تخلیق ہے اس کی آمیزش سے ادب بنتا ہے، اور ساری دنیا کے تخلیقی ادب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مواد اور حیت کا وہ شاعرانہ امتزاجی ہے جو تاریخی سچائیوں میں حسن اور زندگی پیدا کرتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی قول ہیں، قول تو احتشام حسین کے جتنے بھی قول ہیں وہ آپ پڑھیے پورا، کہیں سے بھی کوشچن، میں نے کہا نا UPPSC کروا رہی ہے یہ ایگزام، تو اس کا مطلب کہیں سے بھی وہ کوشچن اٹھا سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے پیج پہ۔ احتشام حسین نے تنقید کے بارے میں اپنے نظریے سے جو بھی کچھ کہا ہے وہ آپ نے پڑھا، اس میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ان کی باتیں نہیں ہیں، لیکن ان کی پوری باتیں جب آپ پڑھیں گے تو ایک نچوڑ نکالیں گے کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ چیزیں ہیں کہ احتشام حسین کے متعلق جو کچھ اور لوگوں نے کہا ہے، احتشام حسین کے متعلق جو کچھ اور لوگوں کا آرو خیالات ہے، سب سے ضروری تو یہی ہے کتنے لوگوں کا کون سا خیالات ہے احتشام حسین کے متعلق، یہ چیزیں آپ ضرور دیکھیے۔
एहतशाम साहब, पहला है कि एहतशाम साहब का तरीका, ये कहते हैं खलीलुर रहमान आज़मी। तो खलीलुर रहमान आज़मी कहते हैं कि एहतशाम हुसैन का तरीक़ा कार ये है कि वो आला व औसत शायर और मुतशायर, अदीब और ख़तीब सबके साथ एक ही किस्म का खलूस बरतते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ़ एक कसौटी है और वह समाजी है। उनके पास सिर्फ़ एक कसौटी है और वह है समाजी। इसके साथ में सियासी नुक्ते नज़र। तो ये कौन कहते हैं? खलीलुर रहमान आज़मी। तो पूछा जा सकता है खलीलुर रहमान आज़मी ने एहतशाम हुसैन के मुतालिक कौन सा ख़यालात पेश किया है, तो आप इनको भी पढ़ लीजिए। फिर दूसरा है एहतशाम हुसैन का मुताला बहुत वसी है। अदब के जुमला समाजी अलूम ख़ास तौर पर तारीख़ी सियासत, इक़्तिसादियात और उमर इनियात वगैरह पर उनकी गहरी नज़र है। इन सब से मदद लिए बगैर वह किसी फैसले पर नहीं पहुँचते। ये कहते हैं नूरुल हसन नकवी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि एहतशाम हुसैन का मुताला बहुत वसी है। अदब के जुमला समाजी उलूम ख़ास तौर पर तारीख़ी सियासत और इक़्तिसादियात और उमर इनियात वगैरह पर इनकी गहरी नज़र है। इन सब से मदद लिए बगैर वह किसी फैसले पर नहीं पहुँचते। ये नूरुल हसन नकवी ने कहा है। तो जितने लोगों का ख़यालात है एहतशाम हुसैन के मुतालिक, वो ख़यालात तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उनको आप नोट कर लीजिएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिएगा वीडियो, चाहे 2-3 बार देखिएगा, लेकिन जो आरो ख़यालात हैं और लोगों के एहतशाम हुसैन के मुतालिक, वो चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। फिर है पिछले 35-40 साल से उर्दू तनकीद पर सिर्फ एक नक्काद की हुक्मरानी है, सैयद एहतशाम हुसैन की। ये भी मोहम्मद हसन का ये ख़यालात है एहतशाम हुसैन के मुतालिक। कहते हैं पिछले 35-40 साल से उर्दू तनकीद पर सिर्फ एक ही नक्काद की हुक्मरानी है, वो है सैयद एहतशाम हुसैन। ये हुक्मरानी जाबराना और आमराना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे हमदर्द और दोस्त की थी जो धीरे धीरे दिल व दिमाग पर छाता चला गया। ये मोहम्मद हसन कहते हैं। इनका मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है। वैसे आपको जितने भी ख़यालात हैं और लोगों के एहतशाम हुसैन के मुतालिक, वो आप ज़रूर लिखिएगा। फिर है और जब एहतशाम हुसैन इस तर्ज में लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कोई हाथी खुश फालियाँ कर रहा हो। ये कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि जब एहतशाम हुसैन इस तर्ज में लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोई हाथी खुश फालियाँ कर रहा हो। ये कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं। तो ये 2-3 लोगों के आरो ख़यालात थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो अलग दूसरे लोग हैं, जो और शोरा हैं या नक्काद हैं, उन्होंने जो एहतशाम हुसैन के मुतालिक जो अपने ख़यालात पेश किए हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं साथियों अगले पेज पे। अगले पेज पे साथियों एहतशाम हुसैन के कुछ कारनामे हैं, उनको देख लीजिए। इनके कौन कौन से कारनामे हैं, तसानीफ़ इनकी जो है वो देख लीजिए। एहतशाम हुसैन के तसानीफ़, इनके कारनामे देखिए। तनकीदी जायज़े, तनकीदी हाशिए, तनकीद और अमली तनकीद, ज़ोक़ अदब और शऊर, अदब और समाज, रवायत और बगावत, अफ़कार व मसायल, एतबार नज़र, अक्स और आईने, तनकीदी नज़रियात,
अव्वल और दोम, ये दो हिस्सों में लिखा है तनकीदी नज़रियात, अव्वल और दोम। फिर है उर्दू की कहानी, फिर उर्दू साहित्य का इतिहास, हिंदी में इन्होंने लिखा है ये उर्दू साहित्य का इतिहास। फिर है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, वीराने, एहतशाम हुसैन के अफसानों का पहला और आखिरी मजमूआ है। जो वीराने हैं, ये वीराने एहतशाम हुसैन के अफसानों का पहला और आखिरी मजमूआ है वीराने। साहिल और समुंदर, एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा है ये, साहिल और समुंदर एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा है। तो ये जो एहतशाम हुसैन के कारनामे हैं, इन चीज़ों को चूँकि ज़्यादा है नहीं, जो भी हैं वो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एहतशाम हुसैन कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरे शोरा की तरफ। शायद इनके बाद आल अहमद सुरूर हैं, आल अहमद सुरूर। तो अगले पेज पर ये जो आल अहमद सुरूर हैं, ये कहते हैं मुशायरे अच्छी शायरी का मायार नहीं रहे, इनमें फौरी अपील की शायरी ही मकबूल होती है। आल अहमद सुरूर कहते हैं काश हमारे शायर सस्ती शय और सस्ती मकबूलियत से बुलंद होकर लफ्ज़ के ज़रिए से ज़हन को और ज़हन के ज़रिए से ज़िंदगी को इस पटरी पर वापस ला सकते जिससे वो उतर गई है। क्या कहते हैं कि काश हमारे शायर सस्ती शय और सस्ती मकबूलियत से बुलंद होकर लफ्ज़ के ज़रिए से ज़हन को और ज़हन के ज़रिए से ज़िंदगी को इस पटरी पर वापस ला सकते जिससे वह उतर गई है। फिर कहते हैं कि शायरी में पहली और बुनियादी शर्त शायरियत है। शायरी में पहली और बुनियादी शर्त शायरियत है, और शायरी नेरी सहीफ़े अखलाक या सिर्फ सियासत की दस्तावेज़ मज़हब की पैरोकार नहीं, कहते हैं। ये सब आल अहमद सुरूर कह रहे हैं। आल अहमद सुरूर, ये देखिए ऊपर आल अहमद सुरूर कह रहे हैं। फिर क्या कहा इन्होंने, अंगारे के मुसन्निफ़ीन नफ्सियाती नुक्ता नज़र से कहते हैं कि अंगारे के मुसन्निफ़ीन नफ्सियाती नुक्ते नज़र से जेम्स जॉइस और मुआशी नुक्ते नज़र से कार्ल मार्क्स के मक़लिद हैं। ये कह रहे हैं कि जो अंगारे के मुसन्निफ़ीन हैं वो नफ्सियाती नुक्ते नज़र से कैसे हैं, जेम्स जॉइस की तरह हैं, और मुआशी नुक्ते नज़र से कार्ल मार्क्स के मक़लिद हैं। फिर हर अच्छी तनकीद अदब की बका और तरक्की के लिए कुछ समाजी, अखलाकी और जमालियाती कदरों पर ज़ोर देती है। इनकी जो कहने का इनका तरीका है या जो कहने का मकसद है वो चीज़ समझिए। कह रहे हैं हर अच्छी तनकीद अदब की बका और तरक्की के लिए कुछ समाजी, अखलाकी और जमालियाती कदरों पर ज़ोर देती है। अच्छी तनकीद महज तकरीबी नहीं होती, महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, वह बुलंदियों को देखती है और ये अंदाज़ा लगाती है कि बुलंदी कैसी है। तो ये आल अहमद सुरूर का नज़रिया है, तनकीदी नज़रियात हम आल अहमद सुरूर का देख रहे हैं इस समय। तो नज़म की अहमियत और ज़रूरत और उसके इम्कानात की, तो फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं कि नज़म की अहमियत और ज़रूरत और उसके इम्कानात की वसीयत से इनकार नहीं किया जा सकता। आल अहमद सुरूर। इसके पहले हम लोगों ने एहतशाम हुसैन के तनकीदी नज़रियात पढ़े थे और अब पढ़ रहे हैं आल अहमद सुरूर के तनकीदी नज़रियात। ये कहते हैं कि नज़म की अहमियत और ज़रूरत और उसके इम्कानात की वसीयत से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर आल अहमद सुरूर के मुतालिक मुख्तलिफ़ आरो ख़यालात, जो और लोगों ने आल अहमद सुरूर के मुतालिक जो अपने ख़यालात पेश किए हैं उनको तो आप बिल्कुल पक्का है नोट कर लीजिएगा, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मालूम नहीं क्यों सुरूर साहब कुछ झुंझलाए हुए हैं। समझिए,
मालूम नहीं क्यों सुरूर साहब कुछ झुंझलाए हुए हैं, शायद उन्हें एहसास कमतरी है, और ये एहसास कमतरी कहता है तुमने अभी तक कोई मुफलिस। तो फिर से इस लाइन को हम पढ़ेंगे। कहते हैं मालूम नहीं क्यों सरूर साहब कुछ झुंझलाए हुए हैं, शायद उन्हें एहसास कमतरी है, और ये एहसास कमतरी कहता है तुमने अभी तक कोई मुफसिल किताब क्यों नहीं लिखी। वह दस्तरख्वान की मक्खी है, शहद की मक्खी नहीं। ये कौन कहता है? ये कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं, और ये शायद पूछा भी गया है पिछले कई पेपरों में, इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर है बकौल शमशुर रहमान फ़ारूकी। शमशुर रहमान फ़ारूकी क्या कहते हैं आल अहमद सुरूर के मुतालिक? आल अहमद सुरूर इस वक्त, शमशुर रहमान फ़ारूकी के अगर कौल को देखा जाए तो ये कहते हैं आल अहमद सुरूर इस वक्त उर्दू के सबसे बड़े नक्काद हैं। आल अहमद सुरूर इस वक्त उर्दू के सबसे बड़े नक्काद हैं। कौन कहते हैं? शमशुर रहमान फ़ारूकी। तो ये आल अहमद सुरूर के मुतालिक जो भी कुछ आरो ख़यालात थे वो हो गए। उसके बाद आल अहमद सुरूर के नज़रिए से तनकीद क्या है ये चीज़ आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, देखते हैं वहाँ कारनामे होंगे। तो अगले पेज पे देखिए आल अहमद सुरूर के कारनामे। अब इनके कारनामों में देखिए क्या क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनके कारनामों में देख लीजिए कि थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर दें। देखिए इनके जो शेरी मजमूए हैं उनको देखिए। आल अहमद सुरूर के कारनामों में शेरी मजमूए, देखिए शेरी मजमूए। शेरी मजमूओं में क्या है? तो इनके कारनामों में अगर देखें तो इनका पहला शेरी मजमुआ सेल्सबील ये 1935 में था, पहला शेरी मजमुआ। और ख्वाब और खुल्स 1991 में, ज़ोक ज़िनू 1955 में, फिर ख्वाब बाकी है खुदनविश्त है ये 1991 में, तनकीदी इशारे इनका 1942, रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है जो इनका तनकीदी इशारे है जो 1942 का, ये रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। फिर तनकीदी मज़ामीन मजमुए इनके देख लीजिए जो इन्होंने तनकीद किया है। इन्होंने लिखा है 1947 में तनकीद क्या है। दूसरा है अदब और नज़रिया 1954 में, नज़र और नज़रिया 1973 में, नए और पुराने चिराग 1946 में, मुशर्रत से बसीरत तक 1974 में, तनकीद के बुनियादी मसाइल हैं। उसके बाद फिर है पहचान और परख 1990, कुछ खुतबे कुछ मुकाले 1996, फ़िक्र रोशन 1995, अफ़कार के दिए 2000, उर्दू में दुश्वारी की रवायत, फिर दानिश्वर इकबाल 1994, दानिश्वर इकबाल 1994, फिर है इकबाल फैज़ और हम। ये सब ध्यान में रखिएगा, इकबाल फैज़ और हम, इकबाल फैज़ और हम। उसके बाद इकबाल नज़रिया और शायरी, ये खुतबा है। फिर इकबाल और उनका फ़लसफ़ा, फिर इकबाल और मगरिब, फिर अक्स गालिब, फिर इरफान गालिब। जो ये नीचे वाले आपको कन्फ्यूज़न में डाल देंगे, इसलिए नीचे वाले आप देख लीजिए कि ये आल अहमद सुरूर के ही जो है कारनामे हैं। जैसे इरफान गालिब, अक्स गालिब, इकबाल और मगरिब, इकबाल और उनके फ़लसफ़ा, फिर इकबाल नज़रिया और शायरी, उर्दू में दुश्वारी की रवायत, दानिश्वर इकबाल और इकबाल फैज़ और हम। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ से तो इम्पॉर्टेंट मुझे बहुत ही, ये परीक्षा में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल दें, तो इसलिए ये आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकती हैं। तो ये चीज़ आप देख लें कि ये जो हैं तनकीदी मज़ामीन हैं आल अहमद सुरूर के। तो आपने एहतशाम हुसैन को देखा, आल अहमद सुरूर को भी देख लिया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आप अगले पेज पे जब आते हैं तो आप यहाँ देखिए शमशुर रहमान फ़ारूकी के तनकीदी नज़रियात। आपने एहतशाम हुसैन को देखा, आल अहमद सुरूर को देखा, अब शमशुर रहमान फ़ारूकी के तनकीदी नज़रियात के ऊपर नज़र डालते हैं, इनके तनकीदी नज़रियात के ऊपर नज़र डालते हैं। शमशुर रहमान फ़ारूकी देखिए, शमशुर रहमान फ़ारूकी अदब को प्रोपेगेंडा बनाने और समाजी मसाइल के
हल की जिम्मेदारी अदीब पर डालने के सख्त मुखालिफ रहे हैं। ये जो है प्रोपेगेंडा आप समझते हैं, एक जो है प्रचार का जरिया जो होता है झूठ की खबरें फैलाने के लिए, उसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा। तो शमसुर रहमान फ़ारूकी अदब को प्रोपेगेंडा बनाने और समाजी मसाइल के हल की जिम्मेदारी अदीब पर डालने के सख्त मुखालिफ रहे हैं और फ़ारूकी के नज़दीक अफसाना शायरी से कमतर है। ये कहते हैं अफसाना जो है वो शायरी से कमतर है, कम आंकते हैं अफसाना को। फिर कहते हैं फ़ारूकी के ख़याल में शायर अपने तजुर्बे को कारी तक तीन मंजिलों यानी, फिर से पढ़ते हैं कि फ़ारूकी के ख़यालात में शायर अपने तजुर्बे को कारी तक तीन मंजिलों कौन कौन? इजहार, तरसील और इबलाग के ज़रिए पहुंचाता है। ये इनका मानना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं शमसुर रहमान फ़ारूकी के नज़रिए से तनकीद क्या है। तो इनके फ़ारूकी के ख़यालात में शायर अपने तजुर्बे को कारी तक तीन मंजिलों यानी इजहार, तरसील और इबलाग के ज़रिए पहुंचाता है। फिर क्या कहते हैं अगला, फ़ारूकी के नज़दीक जिस तहरीर में मौजूनियत और इजमाल के साथ जमालियाती हुस्न और इबहाम होगा वही शायरी होगी। इनके ख़यालात हैं, ये कहते हैं कि जिस तहरीर में मौजूनियत और इजमाल के साथ जमालियाती हुस्न और इबहाम होगा वही शायरी होगी। फिर कहते हैं बकौल फ़ारूकी, इनके हिसाब से ये कहते हैं कि वो नक्काद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता है। उस नक्काद के बारे में कहते हैं कि वो नक्काद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता है, उसमें मशरूफ़ और मनहकम होता है, मतलब उसमें लगा होता है, हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहिक है। ये उसको अच्छा मानते हैं। वो नक्काद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से अपना जी नहीं चुराता है, उसमें हमेशा मसरूफ़ रहता है, हमेशा लगा रहता है, वो कहते हैं हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहिक है। फिर फ़ारूकी के मुताबिक हाली और आज़ाद के तनकीदी तसव्वुरात, फ़ारूकी के मुताबिक हाली और आज़ाद के तनकीदी तसव्वुरात हमारी रहनुमाई नहीं करते बल्कि वो हमें गुमराह करते हैं। शमसुर रहमान फ़ारूकी दास्तान के बयानिया को नावल के बयानिया से मुख्तलिफ करार देते हैं। ये दास्तान के बयानिया को नावल के बयानिया से अलग मानते हैं, मुख्तलिफ मानते हैं। और फिर कहते हैं कि फ़ारूकी दास्तान में रावी की जगह बयान कुनिंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर है अगला पॉइंट कि फ़ारूकी के नज़दीक रावी की नौइयत अफसाने में बयानिया की सूरत हाल को मुतासिर करती है। फ़ारूकी के नज़दीक रावी के नौइयत अफसाने में बयानिया की सूरत हाल को मुतासिर करती है। फ़ारूकी अदीब को मुकम्मल आज़ादी देने की वकालत करते हैं। कहते हैं कि किसी भी अदीब को पूरी मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, किसी भी एंगल से वो देखे, समझे और हर तरफ, चारों तरफ नज़र दौड़ाकर फिर अपना तनकीद वो करे। इनका मानना ये है। तो आगे चलते हैं, इनके बारे में भी कुछ आरो ख्यालात होंगे। तो शमसुर रहमान फ़ारूकी के एजाज़ात व इनामात, इनके कुछ एजाज़ात व इनामात हैं, वो भी देख लीजिए, आ सकता है पेपर में अक्सर आता भी है। शमसुर रहमान फ़ारूकी को शायर व शौरंगेज़ पर सरस्वती सम्मान से 1996 में नवाजा गया। किसको? शमसुर रहमान फ़ारूकी को सरस्वती सम्मान से इनको नवाजा गया, शायर व शौरंगेज़ पर जो है 1996 में। दूसरा है कि शमसुर रहमान फ़ारूकी को हुकूमत हिंद ने पद्म श्री से 2009 में नवाजा। पद्म श्री इनको 2009 में मिला और सरस्वती सम्मान इनको 1996 में मिला। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर है शमसुर रहमान फ़ारूकी
को डिलीट की एजाज़ी डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नवाजा गया। किसकी डिग्री? डिलीट की एजाज़ी डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने हासिल किया। फिर है शमसुर रहमान फ़ारूकी के कारनामे। इनके कुछ कारनामे हैं वो देख लीजिए। तसानीफ़ व तालीफ़ात देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है इनकी। मुख्तलिफ़ आरो ख़यालात जो इनके हैं वो लास्ट में हैं, तो पहले तसानीफ़ देख लेते हैं। लफ्ज़ व माना 1968 में। शेर गैर शेर और नस्र, शेर गैर शेर और नस्र 1975 में। हर चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लफ्ज़ व माना 1968, शेर गैर शेर नस्र 1975। अरूज़ आहंग और बयान कब? 1977 में। फिर है तनकीदी अफ़कार 1984 में। फिर फ़ारूकी के तफसीरें 1968 में। फिर अफ़साने की हिमायत में 1942 में। फिर है इस्बात व नफ़ी 1946 में। उसके बाद है शेर शौरंगेज़ 4 जिल्दों में, मीर तकी मीर के बारे में है ये। शेर शौरंगेज़ जो है वो 4 जिल्दों में है, इसी पर इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा। मीर तकी मीर के बारे में इसमें है। फिर है तफ़हीम गालिब 1989 में। फिर है अंदाज़ गुफ्तगू क्या है 1993 में। फिर है उर्दू गज़ल के अहम मोड़ 1997 में। फिर दास्तान अमीर हमज़ा। फिर है ज़बानी बयानिया बयान कुनिंदा और शामईन 1998 में। फिर गालिब पर 4 तहरीरें। उर्दू का इब्तदाई ज़माना 1999 में। अदबी तहज़ीब व तारीख़ के पहलू। फिर गालिब चंद पहलू। फिर है शाहरी शाही साहब कुरानी दास्तान अमीर हमज़ा का मुताला जिल्द अव्वल। ठीक है, दास्तान अमीर हमज़ा का मुताला जिल्द अव्वल। और ये क्या था? शाहिर शाही साहब कुरानी। फिर है ताबीर की शरह। फिर है दर्स बिलागत 1981। फिर है शायरियात अरस्तु की पोएटिक्स बोतीका का उर्दू तर्जुमा। जो अरस्तु का पोएटिक्स है बोतीका का उर्दू तर्जुमा इन्होंने किया है 1978 में। फिर है नए नाम 1967 में। फिर है तोहफ़तुल सरवर 1985 में। फिर है जदीदियत और हम। फिर उर्दू की नई किताब 1988। फिर नावल में देखिए कई चांद थे सरे आसमां, ये इनका नावल है। किसका? शमसुर रहमान फ़ारूकी का। कई चांद थे सिरे आसमां, कई चांद थे सिरे आसमां नावल है ये। फिर है अफ़सानवी मजमुआ देखिए। अफ़सानी मजमुआ में सवार और दूसरे अफ़साने 2001 में। फिर शेरी मजमुआ देखिए गंज सोख्ता 1969। फिर है सब्ज़ अंदर सब्ज़ 1974 में। फिर 4 सिमत दरिया का 1977 में। फिर आसमां महराब 1996 में। तो इतनी सारी इनकी तसनीफ़ात हैं। आप, मेरा मशवरा ये है आप सभी लोगों को कि आप वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो पूरा आप नोट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है इनकी तसनीफ़ की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। अब इनके बारे में जो फ़ारूकी के मुतालिक मुख्तलिफ़ आरो ख़यालात हैं उनको देख लीजिए किसने क्या कहा है। 2-3 हैं, ज़्यादा नहीं है। तनकीद में शमसुर रहमान का वसी और उनके तनाइज़ ना सिर्फ काबिल सद तहसीन बल्कि काबिल सद शक्र हैं। ये किसने कहा? फ़ज़ील जाफ़री ने कहा। तो कुछ हैं जो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हैं। फिर है फ़ारूकी को हयती नक्काद भी कहा जाता है। फिर बकौल मोहम्मद हसन अश्करी क्या कहते हैं? लोग अब फ़ारूकी का नाम हाली के साथ लेने लगे हैं। अगर आ जाएगा कि लोग अब फ़ारूकी का नाम हाली के साथ लेने लगे हैं, ये स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाएगा ये किसके ख़यालात हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप जब पढ़े रहेंगे तो आप कह देंगे कि मोहम्मद हसन अश्करी के ख़यालात। और पहला है तनकीद में शमसुर रहमान की काविश और उनके नताइज न सिर्फ काबिल सद तहसीन बल्कि काबिल सद शक्र भी हैं।
तो ये फसील जाफरी ने कहा। तो ये हो गए शमसुर रहमान फ़ारूकी। तो आपने एहतशाम हुसैन को देखा, आल अहमद सुरूर को देखा और अब देखा शमसुर रहमान फ़ारूकी को। तो इनके बाद फिर चलते हैं, एक और शोरा बाकी रह गए हैं उनकी तरफ। अब देखते हैं हम लोग कि गोपी चंद नारंग की जो तनकीदी नज़रियात हैं, उन्होंने क्या अपने नज़रिए से तनकीद के बारे में सोचा है, क्या कहा है, क्या उनके ख़यालात हैं। तो चलते हैं गोपी चंद नारंग की तरफ। गोपी चंद नारंग की राय है, क्या राय है? किसी एक नज़रिए की पाबंदी से फ़िक्र की ताज़ा काराना राहें मसदूद हो जाती हैं। ये कहते हैं किसी एक नज़रिए की पाबंदी से फ़िक्र की ताज़ा काराना राहें मसदूद हो जाती हैं। यही वजह है कि मैं अदबी लेबलों का जो लेबल होते हैं, अदबी लेबलों का सख्त मुखालिफ हूँ और हर प्लेटफार्म होना चाहिए, प्लेटफार्म ये पा होना चाहिए, हर प्लेटफार्म से अपने इख्तलाफ के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। ये कहते हैं गोपी चंद नारंग। फिर कुछ कहते हैं, देखिए क्या है। गोपी चंद नारंग का कहना है कि कोई सच्चा फनकार तंग नज़र नहीं होता। जो सच्चा फनकार होता है वो तंग नज़र नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। वो समाज का फ़र्द होते हुए भी इस समाज से बालातर या बाहर भी होता है। यानी अदब की सबसे खरी हैसियत आउटसाइडर की है। तो ये फिर कहते हैं गोपी चंद नारंग, क्योंकि इनके आप नज़रिए से तनकीद का ख़याल देख रहे हैं। फिर कहते हैं जदीद के मुतालिक इनका ख़याल क्या है कि जदीदियत अब भी सरकशी, ताज़ा ज़मीनों की तलाश और नई फसलों की आमद की बशारत का ऐसा रुझान है जो हर ज़माने में सच्चे फ़नकारों के दिल की धड़कन बनने की सलाहियत रखता है। जदीदियत के बारे में ये कहते हैं कि जदीदियत अब भी सरकशी, ताज़ा ज़मीनों की तलाश और नई फसलों की आमद की बशारत का ऐसा रुझान है जो हर ज़माने में सच्चे फ़नकारों के दिल की धड़कन बनने की सलाहियत रखता है। फिर है सवाल मुदल्लिल, इसको हटा दें। सवाल मुदल्लिल मदाही का नहीं, मुदल्लिल तनकीद है। सवाल मुदल्लिल मदाही का नहीं, मुदल्लिल तनकीद है। गोपी चंद नारंग का कहना है कि वो जदीदियत जिसका मैं हामी हूँ बुते हज़ार शेवा है और आज के इंसान के बातनी और खारजी दोनों तकाज़ों की शहादत इससे मिलती है, आज के इंसान की। गोपी चंद नारंग कहते हैं। फिर कहते हैं गोपी चंद नारंग के मुताबिक अदबी तनकीद में जो मदद असलूबियात से मिल सकती है किसी दूसरे ज़ाब्ता इल्म से नहीं मिल सकती। तो इनके जो भी तनकीदी नज़रियात हैं वो आपने देखा। वीडियो आप 2-3 बार देखेंगे साथियों तो आप पूरा नोट कर ले जाएंगे। इनके जो एजाज़ात व इनामात हैं वो देखिए। गोपी चंद नारंग को आलमी फ़िरोग़े उर्दू अवार्ड से 1998 में नवाजा गया। सेकंड है गोपी चंद नारंग को अल्लामा इकबाल पर काम करने पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नेशनल गोल्ड मेडल से 1977 में नवाजा गया था। पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल मिला था इनको 1977 में। फिर है गोपी चंद नारंग को 2004 में पद्म भूषण मिला और 1990 में पद्मश्री से सरफराज किया गया था। पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों मिला था। पद्म भूषण 2004 में मिला था और पद्मश्री 1990 में मिला था। पद्मश्री पहले मिला था और पद्म भूषण बाद में मिला था। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर है गोपी चंद नारंग को मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2009 में, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने 2008
में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने 2007 में डीलिट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा 3 बार। मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से 2009 में और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से 2008 में, और वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है वहाँ से 2007 में ये डीलिट की डिग्री हासिल किए थे। फिर है गोपी चंद नारंग को साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 में मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 में इनको मिला था। पद्म भूषण 2004 में मिला था और पद्म श्री 1990 में मिला था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर है गोपी चंद नारंग को गालिब अकादमी अवार्ड से 1985 में नवाजा गया। गालिब अकादमी अवार्ड से 1985 ईस्वी में नवाजा गया गोपी चंद नारंग को। फिर है गोपी चंद नारंग को बहादुर शाह जफ़र अवार्ड से 2010 में नवाजा गया था। 2010 में इनको बहादुर शाह जफ़र अवार्ड मिला था। ये सब बहुत ज़रूरी है साथियों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गोपी चंद नारंग को भारतीय भाषा प्रेसदा अवार्ड 2010 में मिला था गोपी चंद नारंग को। फिर है गोपी चंद नारंग को मध्य प्रदेश इकबाल सम्मान से 2011 में नवाजा गया था। मध्य प्रदेश इकबाल सम्मान से। फिर है लास्ट में कि गोपी चंद नारंग ने भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति देवी अवार्ड, जो आज भी लोगों को मिलता है, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है। गोपी चंद नारंग ने भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति अवार्ड कब पाया था? 2012 में। तो इतने सारे इनके जो लिस्ट इनकी बहुत लंबी है, इनके एजाज़ात और इनामात की इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो इस लिस्ट को आप नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले पेज पे। अब देखते हैं गोपी चंद नारंग के कारनामे। इनके कारनामे भी हैं, तो कारनामे में इनके देखिए, कारनामे इनके गोपी चंद नारंग के कारनामे। पहला है कि गोपी चंद नारंग की 64 किताबें, उन किताबों में 45 उर्दू में, 12 अंग्रेज़ी में और 7 हिंदी में। देखिए 64 किताबों में 45 उर्दू में, 12 अंग्रेज़ी में और 7 हिंदी में। गोपी चंद नारंग की किताबें साख्तियात, पश साख्तियात और मशरिकी शायरियात पर शका होने का इल्ज़ाम है। किस पर? साख्तियात, पश साख्तियात और मशरिकी शायरियात पर इल्ज़ाम है। ठीक है। फिर है गोपी चंद नारंग की पीएचडी का मुकाला 3 किताबों की शक्ल में शाया हुआ था। पहला हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज़ उर्दू मसनवियाँ 1961 में। पहला है हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज़ उर्दू मसनवियाँ। दूसरा है उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब 2002 में, ये 1961 में था। फिर उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब 2002 में। फिर तीसरा है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी 2003। तो ये जो थे गोपी चंद नारंग के कारनामे थे। तो आपने आज देखा एहतशाम हुसैन के नज़रियात, तनकीदी नज़रियात, आल अहमद सुरूर के तनकीदी नज़रियात, शमसुर रहमान फ़ारूकी के तनकीदी नज़रियात और गोपी चंद नारंग के तनकीदी नज़रियात। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। पूरा वीडियो देखें और वीडियो देखते समय आप पेन और कॉपी लेके बैठें, नोट भी करते रहें। वीडियो 2 बार 3 बार देखेंगे तो सारा चीज़ नोट कर लेंगे। अपने मैं टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू जीएस सेंटर पे इन सब को मैं भेज दूंगा। यूपी उर्दू जीएस सेंटर टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ ये सब भेजता भी रहता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि कॉपी कलम लेके बैठा करें और अच्छे से तैयारी करा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।